हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन आइस मैगजीन के जून वाली मंथ के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज इकोनॉमिक्स के सेक्शन को पढ़ेंगे, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो कुछ भी न्यूज़ आए हुए हैं, जो कुछ भी घटनाक्रम है, जो कुछ टर्म दिए हुए हैं, जिसको UPSC और UPPCS में प्री के नज़रिए से किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, किस अप्रोच के साथ पढ़ा जा सकता है, उसको हम आज लोग देखते हैं। ठीक है, इस पूरे वीडियोज़ में आपको एकदम बिल्कुल नए अप्रोच के साथ इसी करंट अफेयर्स को प्री के नज़रिए से UPPCS और UPSC में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उस हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। पूरा कंटेंट देखिएगा, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा कंटेंट है। आपको इससे आपको पूरा क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी हो जाएंगी अगर आप इसको पढ़ेंगे। तो विश्वास मानिए PT 365 और मेंस 365 जो आती हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत आपको लास्ट समय में नहीं पड़ेगी। इसको आप बार बार देख करके अपना रिविजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विकासशील देश का दर्जा यानी कि डेवलपिंग कंट्री स्टेटस। विकासशील देश होता क्या है? विकासशील देश वे देश होते हैं जिन्हें कम विकसित देश या उभरता हुआ बाजार भी कहा जाता है। यानी जो उभरते हुए देश होते हैं और जो कम विकसित होते हैं वो विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, इसको कौन देता है दर्जा? इसको कोई ऐसी संस्था नहीं है, इस बात को आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न अगर पूछ दिया गया कि WTO या UN जो है विकासशील देश का दर्जा देता है, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा संस्था नहीं है जो कुछ भी विकासशील देश का दर्जा देता हो। ठीक है, WTO ने कोई विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया है। आप इस कंटेंट में आप भी देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है। तो न्यूज में क्यों है? अमेरिका के एक सीनेट है, उसकी एक समिति थी, उसने चीन के विकासशील देश के दर्जे को समाप्त करने के कानून को मंजूरी दे दी। ठीक है, तो चीन जो है, अब अमेरिका ने उसे मंजूरी दी। अब जो है अमेरिका क्या करेगा कि भविष्य में होने वाली कोई भी संधि होगी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में चीन के साथ एक विकासशील देश के रूप में व्यवहार नहीं करके एक विकसित देश के रूप में व्यवहार करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि विकसित और विकासशील देश के रूप में व्यवहार करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है सबसे बड़ी क्यों करेगा? इसका वैश्विक बाजार में जो ऋण तक पहुंच होती है, ठीक है, सरकारी समर्थन होती है, जो तकनीकी सहायता होती है, उसमें जो तहरीज जो प्रदान की जाती है विकासशील देश को, अब वो चीन को नहीं मिलेगी अमेरिका की तरफ से। ठीक है, अच्छा, विश्व व्यापार समझौते में क्या होता है कि जैसे कि कुछ विकासशील देश होते हैं उनको लागू करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाता है। विश्व व्यापार समझौता, मान लीजिए कोई समझौता हुआ तो विकासशील देशों का उसको कुछ प्रेफरेंसेस मिलेंगे, वो अब चीन को नहीं मिलेंगे। अच्छा, कुछ जो है जैसे कि मान लीजिए कि कुछ जो विकसित देश होते हैं जो विकासशील देशों को कुछ ऐसी वरीयताएं प्रदान करते हैं, एक तरफा वरीयता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस GSP योजना जो अमेरिका की तरफ से है, ठीक है, तो वो चीन को अब नहीं मिलेगी। और जलवायु परिवर्तन जैसे कि जो जिम्मेदारियां होती हैं उसमें कुछ छूट जाती हैं, कुछ उनके अनुकूल व्यवहार किया जाता है, कुछ मुद्दों पर सहमतियां बनती हैं, वो अब चीन के साथ नहीं हो सकती है। ठीक है, क्यों किया है? क्यों इसलिए किया क्योंकि अब जो अमेरिका है वो चीन को विकासशील देश नहीं माना सकता। उसका कारण क्या है? अर्थव्यवस्था है, सैन्य शक्ति, दुनिया भर में उसके द्वारा जो व्यापक निवेश किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं जो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, सैन्य के मोर्चे पर, सुरक्षा के मोर्चे पर, और उसके द्वारा अन्य जो है रिसर्च में जिस प्रकार से जो होता है एग्रेसिव पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं, उसी कारण से अमेरिका ने सोचा कि ये जो है अब विकासशील देश ना होकर के विकसित देश की श्रेणी में आ चुका है। तो उसके सीनेट ने कानून पारित किया, तो उसी पर ये कंटेंट दिया हुआ था। इसमें आपको क्या चीज़ सीखने को मिला? इसमें आपको सीखने को ये मिला कि विकासशील देशों या विकसित देशों को कोई भी संगठन परिभाषित नहीं करता है। विकासशील देशों को कुछ प्रेफरेंसेस मिलते हैं विकसित देशों की तरफ से कुछ जो है वरीयताएँ मिलती हैं। ठीक है, तो अब ये आपका कंटेंट पूरा हो गया। इसमें से अगर कुछ भी प्रश्न बनेगा, स्टेटमेंट में बने, तो आप इसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, अब आता है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है 2023 में क्या है, इसको कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU इसको जारी करता है। इसको याद रखिएगा, क्यों बोल रहा हूँ इसको आप याद रखिए। UPPCS में डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ सकता है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 को जारी करने वाला संस्था IMF है। ठीक, इसमें संस्कृति, सभ्यता और पर्यावरण को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न दे दिया और ऑप्शन पूछा केवल 1, केवल 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 and 2, आप क्या लगाएंगे? और करंट अफेयर में प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। अब जो है प्रश्न पूछने का जो तरीका है
आप बता दूं मैं आपको कि प्रश्न अब स्टैटोडायनेमिक प्रश्न बन रहे हैं। स्टैटोडायनेमिक में शब्द का यूज कर रहा हूं, यानी डायनेमिक जो पोर्शन है उससे स्टैटिक पार्ट्स को निकाल करके प्रश्न बनते हैं। ये तरीका है स्टैटोडायनेमिक्स को, आप ध्यान रखिए। तो इसी तरीके से आप ध्यान दीजिए, ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स 2023 को किसने जारी किया? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने। यूपीएससी प्रश्न क्या पूछेगा? आईएमएफ ने ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स को जारी किया, ऐसे स्टेटमेंट बना देगा। तो स्टेटमेंट में गलत होगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि ईआईयू ने इसे जारी किया है। अब क्या है, 173 शहरों को जो है रहने योग्य और जीवन निर्वाह की स्थिति के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। 5 कारण है। क्या 5 कारण है? स्थिरता है, स्वास्थ्य देखभाल है, संस्कृति और पर्यावरण है, शिक्षा है और बुनियादी ढांचा है। ये 5 कारण है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो इस बात को ध्यान देनी है, उसमें सब कुछ तो ठीक है, तो मान लीजिए आप गेस भी कर लेंगे, स्थिरता, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचा, लेकिन सबसे अधिक महत्व क्या है इसमें? संस्कृति और पर्यावरण तथा स्थिरता को जाती है। संस्कृति को, ये सबसे महत्वपूर्ण है। संस्कृति जो है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न अगर आपको स्टेटमेंट दे देगा, यूपीएससी ऐसे ही पूछता है कि ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स 2023 को जारी करने वाली संस्था आईएमएफ है। इसमें संस्कृति और स्थिरता को अधिक वरीयता देते हुए 173 देशों को रेटिंग दी जाती है। कथन दे देगा आपको, और स्टेटमेंट में देगा संस्कृति जो है वो सही है। संस्कृति पर आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है और आप गेस करेंगे तो सोचेंगे संस्कृति थोड़ी होती है, तो ये दिमाग से खेलते हैं लोग। तो इसीलिए इसमें संस्कृति को ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो दुनिया में दूसरी बार रहने वाला मतलब शहर सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, मतलब दूसरी बार ये चयनित हुआ है, सर्वश्रेष्ठ रहने वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रिया का वियना है। दिल्ली, मुंबई 141वें स्थान पे है। अब आते हैं आपको यूएनडीपी और दीनदयाल जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के जो है, इसमें साझेदारी हुई है। क्या क्या साझेदारी हुई है, क्या चीज़ें हैं, अब इस पर देखते हैं। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, ठीक है, ये इसके बीच और यूएनडीपी के बीच में साझेदारी हुई। क्यों साझेदारी हुई? इसका उद्देश्य क्या था कि महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छा करियर विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि भारत में कुल जो महिलाओं की प्रतिशत है वो कितनी है? 15% है, यानी कि उद्यमिता में, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में। अब क्या होगा कि अब देखिए, इसमें जो इन लोगों के बीच में जो साझेदारी हुई है, ये 3 वर्षीय परियोजना के तौर पे हुई है, ठीक है। 2025 से आगे बढ़ाया जा सकेगा, मतलब कि मान लीजिए 2025-23 चल रहा है, 22-23 चल रहा है, तो इसके बाद जो है 23 के बाद 25 से आगे बढ़ाया जाएगा, 25 के आगे, ठीक है। प्रारंभिक में 8 शहरों में लगाया जाएगा, ठीक है। और चयनित परियोजना स्थलों में बीज सखी नामक सामुदायिक व्यापार मेंटर्स यानी कि मार्गदर्शकों को विकसित करने में सहायता करेगा। अच्छा, दीनदयाल जो है, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? इसके तहत उद्देश्य यह है कि शहरी गरीबों को सार्वभौमिक कवरेज दिया जाता है कौशल विकास और ऋण सुविधा में, ठीक है। बाजार आधारित नौकरियां और स्वरोजगार के लिए शहरी को गरीबों को कौशल दिया जाता है, ठीक है। और अधिकतर जो शहरी आबादी हैं इससे कवर किए गए हैं। और ये योजना कब चालू हुई थी? 2014-15 में चालू हुई थी, 14-15 में। और यह केंद्र प्रायोजित योजना है और शहरी आवास और कार्य मंत्रालय द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। यूपीपीसीएस में यह प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है कि आरओ की वैकेंसीज आ रही हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना जो शहरी योजना है, शहरी आजीविका मिशन, जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है, तो इसे कब लागू किया गया? 2014 में। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें आप स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है। और यह किसके द्वारा? शहरी कार्य और आवास मंत्रालय द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको प्रश्न में स्टेटमेंट में कौशल विकास मंत्रालय भी दे देगा, तो आपको ध्यान देना कि नहीं, ये शहरी आवास और कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अब ये होता है कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस के जीएस3 में, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जीएस3 जो मेंस का सिलेबस है उसमें आप देखिएगा, एमएसपी जो एक टॉपिक है जो मेंस में, उसमें इंपॉर्टेंट है। और इसमें प्री पे खूब सारे प्रश्न हर साल, लगभग मान के चलिए कि हर 1-2 साल में आपको एक प्रश्न आया हुआ है एमएसपी पे और न्यूज़ में भी रहता है। तो एफआरपी होता क्या है? एफआरपी वो होता है, एक न्यूनतम मूल्य होता है। और न्यूनतम मूल्य वो होता है कि जो चीनी मिलें होती हैं किसानों से, उसी मूल्य पर चीनी मिलें जो है किसानों से गन्ना खरीदती हैं। और ये किस कानून के तहत? जो गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत,
ठीक है। शायद इसी साल यूपीएससी में इस बार कोई प्रश्न बना था किसी ईपीएफओ या सीएपीएफ में, उसमें एमएसपी बेस्ड चीज़ें पूछी हुई थी। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है पर मैं इसने ये प्रश्न पूछा हुआ है, बार बार पूछता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। गन्ने के लिए जो है दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू की गई है। अगर प्रश्न पूछ दे कि किस फसल के लिए दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू की गई है तो वह गन्ना है। कौन है? जैसे मान लीजिए एफआरपी जो है इसकी घोषणा केंद्र सरकार करती है, किसके आधार पर? कृषि और लागत और मूल्य आयोग सीएससीपी के सिफारिशों के आधार पर। और राज्य सरकार क्या होती है? एसएपी की घोषणा करती है। यह जो है एफआरपी से अधिक होता है, 2 मूल्य होता है। ठीक है, 2 मूल्य इस पे लिए दिया जाता है। तो एफआरपी जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ने के लिए एफआरपी को मंजूरी दे दी है, तो आपको ये ध्यान देना है। अच्छा, फ्रेमवर्क फॉर कंप्रोमाइज सेटलमेंट एंड टेक्निकल राइट ऑफ, ये कौन जारी किया है? ये जारी किया आरबीआई ने। सुलह समझौता तकनीकी राइट ऑफ के लिए रूपरेखा, ये फ्रेमवर्क है। ये किस लिए है अब आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो कंप्रोमाइज सेटलमेंट का उद्देश्य क्या होता है, इसमें आप देखिएगा। कंप्रोमाइज सेटलमेंट का उद्देश्य ये कि जो स्ट्रेस एसेट है, यानी कि जो तनावपूर्ण जो संपत्तियाँ हैं, दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ हैं जिसमें लोन लिए गए हैं और उस पर मान लीजिए कि जो लोन लेने के बाद रिकवरी उस पर संभव नहीं है या फिर वो संकट में है, तो उसी के से जो समाधान की जो लिए है, यह एक गति प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश को है। ठीक है, ये दिशा निर्देश देता है। अच्छा, विनियमित संस्थाओं में सभी क्या है? वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक, आवास वित्त संपत्ति सहित सभी जो है गैर वित्तीय संपत्तियां शामिल है इस विनियमित संस्थाओं में। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है, अच्छा, इसके मुख्य बिंदु क्या है सुलह समझौता के? दिया गया है कि विनियमित संस्थाओं को सुलह समझौता और तकनीकी राइट ऑफ यानी कि बट्टे खाते में डालने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करना होगा। कैसे लागू करना होगा? जैसे कि इसमें कर्मचारियों की जवाबदेही और आकलन के लिए रूपरेखा तय होगी। ठीक है, प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य निर्धारण के लिए पद्धति बनाई जाएगी। समझौते का अनुमोदन के लिए शक्तियों का हस्तांतरण किया जाएगा। एक रिपोर्टिंग तंत्र की स्थापना की जाएगी। एक रिपोर्टिंग तंत्र की स्थापना की जाएगी। शामिल पक्षकारों के लिए न्यूनतम कूलिंग अवधि 12 की होगी। ठीक है, और विलफुल डिफाल्टर या धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत खातों के में सुलह समझौता तकनीकी राइट ऑफ कर सकते हैं, ऐसा बताया गया इसमें। अब आपको मैं बताता हूँ कि अब मेन चीज़ क्या है। यूपीएससी में प्रश्न कैसे बन सकता है। यूपीएससी में प्रश्न ऐसे नहीं बनेगा कि जो आप देख रहे हैं कि प्रश्न पूछ दिया कि कुछ भी ऐसे न्यूज़ वाला नहीं, वो स्टैटोडायनेमिक प्रश्न बनाएगा। अब अपने उसमें पढ़ा आपने, ठीक है, तो आपने पढ़ने के अनुसार आपने देखा होगा कि इसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे कंप्रोमाइज सेटलमेंट, टेक्निकल राइट ऑफ और विलफुल डिफाल्टर। ये तीनों शब्दावलियों को आपको एकदम लर्न कर जाना है। कंप्रोमाइज सेटलमेंट क्या होता है? सुलह समझौता। यह क्या होता है? यह ऋणी यानी जो ऋण लिया है, और विनियमित संस्थाएं जो विनियमित संस्थाएं आप बताएं ना आपको, जो गैर बैंकिंग कंपनियां होंगी, बैंक होंगे, कुछ लोन मतलब ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो, ठीक है, उनके बीच एक समझौता होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऋणी पर जो है विनियमित संस्था के बकाये का नगद जो होता है उसमें पूर्ण रूप से निपटान किया जाता है। ये होता है कंप्रोमाइज सेटलमेंट। ठीक है, सुलह समझौते हो गए, यानी कि जो ऋण लिया है और जो संस्था है उसके बीच में जो बकाया होगा उस पर पूर्णतः समाधान किया जाएगा, उसका वही होता है सुलह समझौता। टेक्निकल राइट ऑफ क्या होता है? ऐसे मामले जहाँ पे जो ऋणियों के ऋण खाते में जो है एनपीए बकाया रहती है, लेकिन क्या करते हैं विनियमित जो संस्थाएं होती हैं केवल लेखांकन उद्देश्य यानी ऑडिटिंग के लिए इन खातों को पूरी तरह से या बट्टे खाते में डाल देती है। तो ये आपका टेक्निकल राइट ऑफ हो गया। विलफुल डिफाल्टर क्या होता है? ऐसे शब्दावली जो होती हैं ऐसे ऋणियों के लिए यानी कि जो लोन लेने वालों के लिए ऐसे प्रयुक्त होती हैं जो ऋण भुगतान करने में सक्षम तो होते हैं पर जानबूझ के जो है उसका भुगतान नहीं करते हैं। यानी कि लोन ले लिया मैंने, मेरे पास क्षमता है कि मैं लोन 2 लाख का लिया हूँ तो मैं 2 लाख दे सकता हूँ, पर मैं जानबूझ के नहीं दूँ, इसी को बोलते हैं विलफुल डिफाल्टर। ठीक है, इस शब्द को आपको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में बहुत एकदम फैक्चुअल 1 लाइन क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीएससी में स्टेटमेंट में बना देगा कि रिजर्व बैंक द्वारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाती है, आईएमएफ द्वारा दी जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि आईएमएफ नहीं है, रिजर्व बैंक है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये एक छमाही रिपोर्ट है, यानी हर 6 महीने पर एक बार रिपोर्ट आएगी, साल भर में 2 बार आएगी। इसमें क्या होता है? वित्तीय स्थिरता और लोचशीलता यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसी की जोखिम को दर्शाती है। अच्छा, ग्लोबल जो है, अच्छा आईएमएफ जारी करता है ग्लोबल वाला। ठीक है, और ये जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो भारत में कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। और ग्लोबल कौन करता है? आईएमएफ करता है। तो दोनों को फ़र्क याद रखिएगा। जो मगर पूछ दिया भारत में
तो भारत में पूछे तो फिर आपको आरबीआई करना है, ग्लोबल पूछे तो आपको आईएमएफ करना है। इसमें क्या दिया गया, मुख्य बिंदु यह है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से जो है कैपिटलाइज है, ठीक है, और किसी भी आघात को 1 वर्ष की अवधि में सहने के सक्षम है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। जो शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक है उसमें जो है जो ग्रॉस नेशनल एनपीए है उसमें अनुपात में लगातार कमी हो रही है, यानी कि जो एनपीए था वो कम हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें आपको और चीज़ें क्या दी गई हैं कि जो नेट एनपीए है वो उसका अनुपात घटकर 1% हो गया है, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जो CRAR जो है 17.1% तो ऊंचाई पर पहुंच गया था। वैश्विक विनियमन के लिए एक फ्रेमवर्क का निर्माण करना है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब एक बात है इसमें गैर समर्पित क्रिप्टो करेंसी परिसंपत्तियों और स्टेबल कॉइन्स पर प्रतिबंध लगाने की संभावना प्राथमिकता में होगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, स्टेबल कॉइन्स क्या है। अगर यूपीएससी में यही चीज़ पूछ सकता है, एक नया कंटेंट के तौर पे दे देगा, नया स्टेटमेंट देगा, आप पूछेंगे कहाँ से पूछ दिया, यहीं से पूछता है। स्टेबल कॉइन्स ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसका मूल्य जो है किसी अन्य मुद्रा, वस्तु या वित्तीय साधनों से तय किया जाता है। यानी एक क्रिप्टो करेंसी है स्टेबल कॉइन्स, लेकिन इसका जो मूल्य होगा वो कैसे होगा, किसी अन्य मुद्रा के बदले में किसी वस्तु या वित्तीय संस्थाओं के साधनों से उसको तय कर दिया जाएगा, वो आपका स्टेबल कॉइन्स हो गई, ठीक है। उसी के अनुपात में, उसी के तरीके से जो है वित्तीय साधनों से उसको तय किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेबल कॉइन्स हो गई। अच्छा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कब आया था? 2016 में आया था। इससे क्या हुआ कि जो संकटग्रस्त परिसंपत्तियाँ थी वो 72% जो है उन सबों को मुक्त किया गया, ठीक है। और जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के लिए जो है जो औसत टाइम कितने दिन निर्धारित किया गया है आपका 330 दिन है, और जो है कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के समापन के लिए 512 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंटेंट। इसमें आपको देखना है कि कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो जरूर जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। कॉन्सेप्चुअल में क्या है, CRAR का आपने ऊपर नाम सुना होगा, ठीक है, जोखिम भारित अस्थियों की तुलना में पूंजी अनुपात। यानी कि बैंक की जो जोखिम भारित अस्थियाँ होती हैं, यानी कि जो कुछ जोखिम है, जो मान चलिए कि जो रिस्क लिए गए हैं, जो कुछ एसेट या जो कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, या फिर मान लीजिए जो कुछ लोन दिए गए हैं, ठीक है, वो और जो चालू देनदारियों की तुलना में बैंक की पूंजी का अनुपात क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। CRAR उसको बोलते हैं। GNPA क्या होता है, ग्रॉस जो है NPA, ग्रॉस NPA तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं, यह उन सभी ऋण को, यानी कि सभी जो ऋण यानी कि लोन दिए गए हैं उसकी राशि है जिसे लोगों ने बैंकिंग संस्थान से प्राप्त किया है और चुकाया नहीं है। जो कुछ भी प्राप्त किया है पर चुकाया नहीं, वो आपका GNPA हो गया। NNPA क्या है, वह राशि है जो प्रोविजन की राशि को समग्र NPA से घटा देने के बाद जो है, प्रोविजन की राशि को समग्र NPA से घटा देने के बाद प्राप्त होती है, उसी को बोलते हैं NNPA। तो ये आपका शब्दावलियाँ हैं, इसको आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये आपका जो है ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट्स है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वो आपका जारी करता है विश्व बैंक। कब करता है? वर्ष में 2 बार, जनवरी और जून में। इसमें क्या होता है कि जो मंदी के चलते जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति जो है अत्यधिक मंद रहने की संभावना है। GDP दर के भारत में घटाकर 6.3% कर दिया गया है। भारत में निजी निवेश में बढ़ोतरी होने की संभावना है, ठीक है। जो बेरोजगारी दर है पहले जो तिमाही में घटकर 6.8% हो गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या ध्यान देना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड बैंक है। यूपीएससी में स्टेटमेंट पूछ देगा कि IMF जो है IMF ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट को लॉन्च किया, या IMF द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के GDP दर को घटाया गया है। ऐसा अगर स्टेटमेंट बन गया तो आपको ध्यान देना है कि IMF नहीं, वो वर्ल्ड बैंक है। यूपीपीसीएस में डायरेक्ट पूछ देगा कि ये इस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो प्रश्न ऐसे ही बनेंगे इसमें। अच्छा, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन बोर्ड FSIB, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें क्या है कि वित्तीय फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो यानी FSIB, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो क्या है, न्यूज में क्यों है। अच्छा, इस बारे न्यूज में जाने से पहले जान लीजिए कि ये क्या है और इसका कार्य क्या है। ये वित्त मंत्रालय के तहत जो है, वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवाएं विभाग यानी कि जो वित्तीय सेवा विभाग है उसके अंतर्गत ये एक स्थापित किया गया है। इसने जो है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की जगह ले ली है। पहले बैंक्स बोर्ड ब्यूरो था BBB, उसके जगह पे क्या बना, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, और यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है।
इसका कार्य क्या है? यह वित्तीय सेवा संस्थानों के बोर्ड्स में पूर्णकालीन निदेशक यानी डायरेक्टर्स जो होते हैं पूर्णकालीन और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति की जो है सिफारिशें करता है और कुछ संस्थानों में कार्मिक प्रबंधन संबंधित मामलों में सलाह भी देता है। ठीक है, तो FSIB यह बैंक बोर्ड ब्यूरो का जगह लिया है। स्टेटमेंट यूपीएससी में पूछ सकता है कि बैंक FSIB ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थान लिया या फिर यह एक वित्त मंत्रालय के अंतर्गत संस्था है जो बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर कार्य कर रही है। सही है, स्टेटमेंट आपको सही करिएगा। इसने न्यूज में क्यों था कि FSIB ने जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के लिए नए अध्यक्ष और CMD का प्रबंध निदेशकों का चयन किया है। तो ये जो है आप इसको ध्यान दीजिएगा। FSIB की संरचना क्या है? इसके अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। इसके पदेन सदस्य क्या है? DFS है, लोक उद्यम विभाग के प्रभारी सचिव हैं, इरडाई के जो है यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और RBI के डिप्टी गवर्नर जो है, और ये आपके पदेन सदस्य होते हैं। कार्य आप समझ ही गए होंगे किसके तहत काम करती है और किसका स्थान लिया है इसने, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो था, अब उसके जगह पे FSIB आ चुकी है। और इसने क्यों न्यूज़ में रहा कि इसने जो अध्यक्षों की नियुक्ति की, CMDs की नियुक्ति की, तो ये आपने इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म को समझे, कुछ आपने रिपोर्ट्स को पढ़ा, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें संस्कृति इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान देना जरूरी था। ठीक है, तो आप जो है आप इसको आप ध्यान से कई बार पढ़िए। ठीक है, कई बार वीडियोस को देखिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जो है आपको कल इसमें से जो बचा हुआ टॉपिक्स है उसको भी पढ़ा दूंगा, तो आपका प्री के जो कंटेंट है वो तैयार हो जाएंगे। आप वीडियोस को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। और जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। हम लोग जो है रिवीजन सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। इसी मैगजीन से हम लोग जो है इस पर आंसर राइटिंग भी शुरू करेंगे। धन्यवाद।